जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। इसके पहले हमने आपको सिलेबस बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर दिया है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस 2025 के नाम से, जहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा, फिर चैप्टर वाइज क्लासेस देखने को मिलेंगी। अब क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं तो लगातार चलेंगी और आपका सिलेबस जल्द से जल्द जो है कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी बच्चे नए ही होंगे क्योंकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर है और जो है अभी एडमिशन आप लोगों ने लिया है, तो आपको सबसे पहले समझना क्या है कि आप कौन सा विषय ले रहे हैं। विषय का एक प्रकार से चयन कीजिए, उसके बाद हर एक विषय का क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, अर्थात सिलेबस आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। इतिहास के अलावा जो भी सब्जेक्ट आपने लिया हो कमेंट करके बता दीजिए, उसका भी सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, या फिर देखिए सिलेबस पहले ही डिस्कस किया गया होगा तो वहाँ से आप सिलेबस अच्छे से जान लीजिए। उसके बाद क्लासेस जो है स्टार्ट करनी है, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा बच्चे लिए हैं हमें पता चलेगा, तो उस सब्जेक्ट की क्लासेस जल्दी स्टार्ट की जाएंगी और सिलेबस जल्दी ख़त्म किया जाएगा। तो चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोत हमें पढ़ने हैं, अर्थात हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी उसको संस्कृति को जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत हमें मिले हुए हैं। आप एक प्रकार से नया एडमिशन है आपका, नया आपने ग्रेजुएशन करने का सोचा हुआ है, तो आपको हम बता दें आपके लिए बेहतरीन व्यवस्था इस चैनल पर की गई है। सभी क्लासेस एक प्रकार से चैप्टर वाइज चलेंगे ही, साथ ही साथ आपको दिखा देंगे आपका जो है टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया गया है, जहाँ पर ये सभी क्लासेस जो कराई जा रही हैं उसका PDF नोट्स दिया जाता है। फ्री ऑफ कास्ट कुछ नोट्स दिए जाते थे पहले भी, अब जो है आपके लिए कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी लाई गई हैं। तो आप यूनिक ज्ञान सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, यह चैनल देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जैसे कि कब एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, कब रिज़ल्ट कौन से यूनिवर्सिटी में आप हैं आएगा, कब आपका टाइम टेबल आ रहा है, टाइम टेबल आते ही आपको वहां पर भेज दिया जाता है। तो हर एक प्रकार की जानकारी इस टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। देखिए जैसे कि इतने लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अभी हाल ही में ये नया डिस्कशन ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, जिससे आपको पता चलते रहे कि आप आपस में डिस्कस करते रहें। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं तो आपस में डिस्कस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो आपस में भी हल कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रश्न है जो हमसे पूछना चाहें तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए दो व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हम जो है टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, तो उनके लिए ये व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है। और आपके लिए एक प्रकार से विशेष व्यवस्था यह लाई गई है कि जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं, जैसे कि आप इतिहास विषय का नोट्स चाहते हैं, जो भी क्लासेस चैप्टर वाइज कराई जा रही हैं उसमें आपको प्रीवियस ईयर नोट्स भी दिए जाएंगे। प्रीवियस 3 ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन। आपको जो ये क्लासेस कराई जा रही हैं विधिवत तरीके से नोट्स चैप्टर वाइज दिए जाएंगे। क्लासेस तो आपको मिल ही रही हैं यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वीडियोस आएंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसके भी आपको PDF नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, इसमें ऐड हो जाते हैं। अगर आप मात्र 25 रुपये आपको पे करना होगा, तो क्या करना है, सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ये नंबर है 8608464796, इस पे मैसेज करेंगे। मैसेज करते ही आप अपना विषय, नाम और आपकी यूनिवर्सिटी बताइए, और उसके बाद आपको एक QR कोड दिया जाएगा जिस पर आप मात्र 25 रुपये पेमेंट करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और जिससे आपको सभी क्लासेस के नोट्स आपको PDF जो है वह चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा नोट्स खरीदे, आप यहाँ से पढ़िए और अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए। सेम कंटेंट है तो अच्छे से आप तैयारी यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ऐतिहासिक काल क्या होता है। जो हमारा इतिहास है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। हमारा जो इतिहास है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा इतिहास है हमारा, प्राग ऐतिहास, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये 3 काल हमारे हैं। प्राग ऐतिहासिक में आपको जो है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब पढ़ने को मिलता है। और आपके आद्य ऐतिहासिक में क्या मिलता है, आपको वैदिक सभ्यता के विषय में पढ़ना है, वैदिक काल के विषय में पढ़ना है। और आपका अंतिम हो जाता है ये ऐतिहासिक काल।
प्रागैतिहासिक इसलिए इसे कहते हैं, इसमें कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है, पढ़ा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक में कुछ लिखे हुए साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कालीन, ये सभी चीज़ें हैं। और ऐतिहासिक में आपको मिले हुए हैं साक्ष्य और पढ़ा भी गया है, और वही चीज़ें आपको इसमें जाननी है कि आपकी जो संस्कृति है उसको दिखाने के लिए कौन से ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करवाने के लिए कौन से स्रोत मिले हैं। तो आपको इतिहास के 3 भाग पता चल गए कि कौन कौन से होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद आपका आ जाता है ये ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं, उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है जिसमें लेखन कला का विकास हो चुका है तथा मानव जो है सभ्य बन चुका है। हमने आपको पहले ही बताया कि ऐतिहासिक काल में लिखे हुए साक्ष्य मिले हुए हैं और उसको पढ़ा भी जा सका है। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा भी समय था जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु या तो वे स्पष्ट हैं, नहीं अस्पष्ट हैं, या फिर उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन नहीं है। जैसे कि कौन सा काल है वह, उसमें आ जाता है आपका वो सिंधु घाटी सभ्यता। यह काल जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक कालीन संस्कृति की गणना आद्य इतिहास में की जाती है। प्राचीन संस्कृति के स्रोतों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि कौन कौन से स्रोत मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे। वर्तमान समय में पुरातत्व का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो चुका है। यह वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आपने पहले पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको खुदाई करने पर उसकी सभ्यता का ज्ञान हुआ है। तो ज्ञान हुआ तो किस ईस्वी में, किस ईसा पूर्व में वह थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये कैसे पता चला? एक विज्ञान के द्वारा जो कार्बन डेटिंग की जाती है उससे पता चलता है कि कितने वर्ष पूर्व यह जो हड्डी मिली है, यह जो सामग्री मिली है, यह मृदभांड मिला है, यह अवशेष मिला है, तो ये सभी चीज़ें कितने ईसा पूर्व हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं एक कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो ये सभी पुरातात्विक स्रोत होते हैं। गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं, भौतिक अवशेष के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है जिसके अंतर्गत मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का अध्ययन सम्मिलित है। साथ ही यह मानव के क्रमबद्ध सांस्कृतिक विकास को भी व्याख्यायित करने का मुख्य साधन है। अतः पुरातत्व के अध्ययन क्षेत्र में ही हम संस्कृति की व्याख्या का प्रामाणिक आधार प्राप्त कर लेते हैं, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या भी एक प्रकार से की जा सकती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सापेक्षिक रूप से अधिक प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः पुरालेख, विधा, मुद्राएं, स्मारक अवशेष, मृदभांड, मूर्तियां और चित्र आदि जो है हमें मिले हुए हैं। सबसे पहले हम अभिलेख के विषय में जानेंगे। शिला पर लिखे हुए अभिलेख को हम क्या कहते हैं, शिलालेख। इसी प्रकार स्तंभ पर लिखे लेख को स्तंभ लेख, ताम्र पर लिखे लेख को ताम्र लेख, मूर्ति पर लिखे लेख को मूर्ति लेख कहते हैं। ये सभी एक प्रकार से हमारी प्राचीन सभ्यता को दर्शाते हैं। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले अभिलेख मुख्यतः पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में मिले हैं। अभी जो हमें अभिलेख प्राचीन भाषा के मिले हैं, कौन कौन से भाषा में मिले हैं, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा। और अगर आपसे पूछा जाए किन क्षेत्रों में मिले हैं, मतलब किन स्वरूपों में मिले हैं, तो शिलालेख में मिले हैं, स्तंभ लेख में, ताम्रलेख, मूर्ति लेख में मिले हुए हैं। कुछ अभिलेख जो है तमिल, मलयालम, कन्नड़ व तेलुगु भाषाओं में भी हमें मिलते हैं। अधिकांश अभिलेखों की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि होती है, जो कि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। जैसे आप हिंदी लिखते हैं, ये आपकी जो है ब्राह्मी लिपि है, जो कि आप बाएं से दाएं लिखते हैं। कुछ अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखते हैं, जैसे कि दाएं से बाएं लिखा होता है वह खरोष्टी लिपि, जैसे कि आप उर्दू लिखते हैं। कुछ विदेशी अभिलेखों से भी प्राचीन भारत पर प्रकाश पड़ता है, जैसे कि एशिया माइनर में बोगज-बोई का जो अभिलेख है विदेशी अभिलेखों में प्रमुख है। इसके अतिरिक्त पर्सिपोलस तथा नक्शे रुस्तक के अभिलेखों में प्राचीन भारत तथा ईरान के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश एक प्रकार से डालते हैं। अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख जो है ब्राह्मी लिपि में जो है वह बौद्ध धर्म के प्रचार और नीति शास्त्र को बताते हैं। हाथी गुफा अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति जो कि राजनीतिक इतिहास और युद्ध विजय के बारे में बताते हैं। जैसे कि कोई शासक कोई युद्ध जीतता था, बड़ा युद्ध जीतता था, किसी एक शासन को वह जीत लेता था, किसी क्षेत्र को, बड़े क्षेत्र को, तो वह एक अभिलेख लिखवा देता था जिससे वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को पता रहे। तो एक प्रकार से वह अपनी प्रशंसा करता था, लिखवाता था लोगों के द्वारा,
तो उसके द्वारा क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोग को भी पता चला कि अपने प्राचीन इतिहास के विषय में। ये देखिए आपका जो है ये स्तंभ लेख है, विभिन्न प्रकार के स्तंभ लेख आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये आपका जो है शिला लेख है, विभिन्न शिलाओं पर लिखे हुए लेख जो हैं ये सभी शिला लेख हैं। आपको ये ताम्र लेख, ताम्र पर लिखे हुए लेख, और ये मूर्ति लेख, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उसके आसपास भी वो जानकारी संस्कृति की कुछ दी जाती थी। तो इस प्रकार से आपने देख लिया अभिलेख किस प्रकार से सहायता करते हैं आपके जो संस्कृति है उसको पता लगाने, उसके जानकारी देने के विषय में। दूसरा आपका आता है स्मारक। प्राचीन भवनों, मूर्तियों एवं भग्नावशेषों का भी भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। यद्यपि स्मारक राजनीतिक स्थिति पर तो विकास डालते नहीं हैं, किंतु उनके सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मंदिर, स्तूप व अन्य स्मारक जो है तत्कालीन धर्म, आध्यात्मिक भावना के साथ साथ कला की भी जानकारी देते हैं। अर्थात उस समय की स्थापत्य कला कैसी थी, उस समय के लोग जो है किन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते थे, मंदिर बनवाते थे, मंदिर किस प्रकार के बनवाते थे, तो ये सभी चीज़ें आगे चल के पढ़नी है। नागर शैली, द्रविड़ शैली की मंदिर, अलग अलग शैलियों के मंदिर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिले हैं। तो ये सभी चीज़ें प्राचीन सभ्यता को हमारे दर्शाती हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में हुए उत्खननों में संभवतः विश्व की प्राचीनतम सभ्यता पुरातात्विक साक्ष्य सभ्यता का पता एक प्रकार से चलता है। अगला हमारा है मुद्राएं। कौन कौन सी मुद्राएं? अलग अलग शासकों ने अलग अलग प्रकार की मुद्राएं चलाई हैं। तो अपना मुद्राओं में अपना चित्र बनवा देते थे या फिर अपना कुछ प्रतीक बनवा देते थे, जिससे हमें उनके शासन के बारे में पता चलता था। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का विशिष्ट स्थान है। मुद्राएं तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति एवं कला पर विशेष रूप से प्रकाश डालती हैं। बिजली गोखले ने मुद्राओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि सिक्के जो है अत्यंत बहुमूल्य होते हैं, क्योंकि उनके बिना विश्वास जो है विश्वसनीय इतिहास की रचना प्रायः संभव नहीं है। देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में कैसे कैसे सिक्के बनवाए हुए थे, ये सभी प्राचीन काल के हैं। ये देखिए किसके सिक्के हैं, इसमें एक सैनिक बना हुआ है, इसमें देखिए रथ बना हुआ है एक प्रकार से। तो अलग अलग लोगों ने बनवाया। धेला जो है कुछ लोगों ने सिक्के चलवाया, दमड़ी चलवाया, पैसा चलवाया, पाई चलाया, और ये कुछ जगहों पर ये जो है यह भी चलते थे। मौर्य और आगे देखेंगे हम, मौर्य, शुंग, गुप्त आदि राजवंशों की जो मुद्राएं हैं वह शासन को बताती हैं, धर्म को बताती हैं, आर्थिक गतिविधियों का एक प्रकार से प्रमाण देती हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में हम देखें तो हरियाणा के एक स्थान भगवानपुरा एवं पंजाब की 3 जगहों की खुदाई में चित्रित मृदभांड मिले हैं। अवशेष लौह वस्तुओं की अनुपस्थिति में प्राप्त हुआ है, अर्थात लोहे की खोज नहीं हुई थी। उससे पहले जो चित्रित मृदभांड थे जिन जगहों पर, वह साक्ष्य भी हमें मिले हुए हैं। सामान्यतः आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा कि काल क्रमानुसार कैसे सबसे पहले किस धातु की खोज हुई, तांबे, कांस्य, फिर सोने की खोज, फिर आपको लोहे की खोज, ये सभी किस क्रम में मिली हैं, किस काल में मिली हैं, आपके सिलेबस में है। हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताई जाएगी। हालांकि आप PDF अगर चाहें तो 25 रुपये के, मात्र 25 रुपये, कुछ आपके लिए ज़्यादा नहीं है। एक सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो 25 रुपये में आप जो है वन नोट्स भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, तुरंत आपको एक लिंक दी जाएगी, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको 25 रुपये जो है पेमेंट करने होगा उससे पहले। तो चलिए देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के विषय में। पुरातात्विक साक्ष्य में हमने देखा अलग अलग जगहों पर खुदाई में हमें मृदभांड के अवशेष मिले हुए हैं। सामान्यतः गंगा, यमुना, दोआब एवं उसके पूर्व की उत्खनित स्थानों से दोनों साथ साथ पाए गए हैं, जैसे कि मृदभांड भी पाया गया है, लौह सामग्रियां भी पाई गई हैं। प्रतीत होता है कि ये स्थल लौह पूर्व अवस्था वाले चित्तित धूसर मृदभांड संस्कृति की प्रतिनिधित्व करते हैं। उपर्युक्त उत्खनित स्थलों से अनाज भी अप्राप्य मिले हैं। अब अनाज कहाँ से सबसे पहले मिला है, कहाँ से खेती के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता में आपको एक प्रकार से विस्तार से समझाया जाएगा। जबकि पशु अस्थियां बड़ी मात्रा में मिली हैं। यह बस्ती जो है ऋग्वेद में वर्णित पशु केंद्रित संस्कृति की पुष्टि करती जान पड़ती है। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों से प्राप्त सामग्री का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अन्य स्रोतों के आधार पर ऋग्वैदिक सभ्यता के निर्धारण काल से मेल खाता है। उत्तर वैदिक काल में चित्तित धूसर मृदभांड के साथ लोहे के उपकरण भी एक प्रकार से प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा है अवशेष व स्थापत्य कला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष, यहाँ पर नगर नियोजन हमें मिला है। ये सभी चीज़ें विस्तार में आपको पढ़ने को मिलेंगी आगे
जल निकासी प्रणाली, ग्रेनरी, स्तूप, मंदिर, गुफाएं ये धार्मिक जीवन और कला की प्रगति को दर्शाती हैं, अजंता एलोरा। दूसरा हमारा है, पहला हमने पुरातात्विक देख लिया, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक साहित्य, क्योंकि उसके पहले जो है जो भी हमारा काल था उसमें जो है लिखा भी गया था तो वो पढ़ा नहीं जा सकता था या फिर लिखा ही नहीं गया था। वैदिक साहित्य में हमें साहित्यिक स्रोत मिलना प्रारंभ हुआ। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, जिसमें हमें ऋग्वैदिक समाज की जानकारी मिलती है। वहीं दूसरी ओर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से उत्तर वैदिक समाज की जानकारी प्राप्त होती है। इन चारों वेदों की सहायता से हम लगभग 900 वर्ष 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का इतिहास जान पाते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारा वैदिक काल चलता है। वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है, जो कि आगे चल के 3rd चैप्टर में आपको वैदिक काल पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से समझाया जाएगा कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हमारा ऋग वैदिक काल था और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो है हमारा उत्तर वैदिक काल था। उसके बाद हमारा जो है मगध शुरू हो जाता है। तो हर एक चीज़ अच्छे से आपको समझाई जाएगी। इन ग्रंथों से आर्यों की उत्पत्ति, उनके मूल निवास स्थान, उनके विस्तार या फैलाव, उनकी राजनीतिक संरचना, सामाजिक संरचना, आर्थिक क्रियाकलाप, धार्मिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी जो है वेदों से मिलती है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया। अब आर्यों ने अनार्य किसे कहा था यह भी हम आगे चलकर समझेंगे। अगला हमारा सूत्र साहित्य। वैदिक साहित्य के बाद सूत्र साहित्य का काल आता है। ये सूत्र इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें सूत्रों के रूप में लेखक अपनी बात जो है अभिव्यक्त करता है। सूत्र साहित्य की सहायता से वैदिकोत्तर काल के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। वेदांग के 6 अंग हैं, कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सभी आपको वैदिक काल में बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी समझाया जाएगा कि जैसे कि आप वेदों के 6 अंग को याद कर सकते हैं। ब्याजो, निसी, कच्छ। ब्याजो, निसी, कच्छ। आप जिससे देखिए ब्याज से व्याकरण हो जाएगा, ज्यो से ज्योतिषी हो जाएगा, नी से आपको जो है निरुक्त हो जाएगा, सी से आपको जो है शिक्षा हो जाएगा और कक्ष में क से आपके कला और छ से आपका छंद हो जाएगा। तो आप ट्रिक के माध्यम से आगे आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी जब चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बता दिया जाएगा। तीसरे चैप्टर में आपको वैदिक काल के विषय में, फिर आपके सिलेबस में जैसे कि मगध है, मगध में कैसे कितने काल रहे, हर एक चीज़ विषय अच्छे से समझाई जाएगी। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया वो जो क्या कहलाए, वह कल्प सूत्र कहलाए। अब महाकाव्य आए, उसके बाद ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य भी आते हैं, जिसमें रामायण और महाभारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। मौर्योत्तर काल में रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यद्यपि इनकी मूल रचना जो है किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। तथापि बाद में इसका निरंतर विस्तार होता रहा। इसका अंतिम रूप से संकलन 12वीं सदी में किया गया। यद्यपि इस कथा की ऐतिहासिकता जो है संदिग्ध है, तथापि इस महाकाव्य ने पूरे भारतीय समाज के सामने एक आदर्श को प्रस्तुत किया। इस मूल कथा के माध्यम से भारतीय समाज और उसकी संस्कृति पर व्यापक प्रकाश डाला गया। महाभारत फिर हमारा दूसरा प्रमुख महाकाव्य है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की। उसका अंतिम रूप से संकलन जो है गुप्त काल में 400 ईसा पूर्व में 400 ईस्वी में किया गया। यद्यपि मूल कथा ऐतिहासिक है, तथापि इसमें निरंतर विस्तार किया जाता रहा है और विभिन्न स्वतंत्र कथाओं को एक दूसरे से जोड़कर महाकाव्य का रूप दे दिया गया। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता था, जो बाद में बदलकर भारत हुआ। क्योंकि इसमें भारत वंशों की कथा आई, इसीलिए भारत जो है अंततः क्या हो गया? महाभारत बन गया। धार्मिक साहित्य कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको समाज, धर्म और यज्ञ पर प्रकाश डालते हुए देखने को मिलेगा। उपनिषद में आपको दार्शनिक विचारधारा और आत्मा ब्रह्म की अवधारणा देखने को मिलेगी। रामायण और महाभारत सामाजिक जीवन, धर्म, राजनीति और संस्कृति का दर्पण दिखाएंगे। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सभी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैन साहित्य में आपको आगम, कल्पसूत्र, महावीर और जैन के धर्म के सिद्धांत देखने को मिलेंगे। ये तो आपके धार्मिक साहित्य हो गए। लौकिक अर्थात गैर धार्मिक साहित्य कौन कौन से हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, प्रशासन, ये आपको मौर्य काल में पढ़ने को मिलेगा। प्रशासन, राज्य शक्ति और कूटनीति का वर्णन इसमें
पाणिनि का अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण और भाषा का गहन अध्ययन करने को मिलेगा। कालिदास की रचनाएं जो है शकुंतला, रघुवंशम संस्कृति और महाकाव्य का उत्कृष्ट उदाहरण एक प्रकार से होता है। ये सभी जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी आपके साहित्यिक स्रोत हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं दो हैं। कौन साहित्यिक स्रोत नहीं, हमारे जो है प्राचीन स्रोत कौन कौन से हैं संस्कृति के, वो दो हैं। कौन कौन से? एक प्रकार से हमारा सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत, एक हमारा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में विभिन्न अभिलेख, मृदभांड जो हैं ये सभी चीज़ें हैं। और हमारे साहित्यिक स्रोत में जो लिखी गई पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, ये सभी चीज़ें हैं। तो अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिर पुराण है हमारे। तो अब हम देख लें इसका निष्कर्ष क्या निकला। प्राचीन भारतीय संस्कृति को समझने के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ये स्रोत हमें न केवल धार्मिक और सामाजिक जीवन का ज्ञान कराते हैं, बल्कि कला, वास्तुकला, प्रशासन और शिक्षा की समृद्ध परंपरा से भी परिचित हमें कराते हैं। तो ये आपको पहला चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, नए होंगे ही, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये मात्र 25 रुपये में इस नोट्स का कोर्स जो है ज्वाइन कर लीजिए। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए आप 3 सब्जेक्ट लिए हैं, तो 25 या 75 रुपये आप पेमेंट कर दीजिए। आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है बता दीजिए, ऐड कर दिया जाएगा। सब सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। जैसे ही क्लासेस होती हैं, जैसे ये क्लास अपलोड हुई, तुरंत आपको वहाँ पर नोट्स दे दिया जाता है। तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए। दोस्तों के पास भी वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए, वह भी इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। एक कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया, या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।